ओके मैम। ओके भुवनेश्वरी तो मुझे दिख गई है। ओके बाकी मैम। हाँ जी, ओके बाकी है मैम। अनीता है, आरुषि, अपूर्वा। ठीक है मैम। ओके ओके मैम। मैम, थैंक यू। वेलकम मैम। ओके भाई, सो याचे मैम को फोन कर ले रहे हैं। चलो स्टार्ट करें। यो मैम। मैम दिख रहा है क्वेश्चन पेपर? यस मैम। मैम। अच्छा दिख गया। चलो जी डिस्कशन कर लेते हैं। कैसा रहा था पेपर? हुआ कैसे वैसे, ये तो बताया ना तुमने। मैम ठीक हुआ था। ठीक हुआ था। मेरे को ठीक नहीं था पता था। नेगेटिव मार्किंग कितने कितने के अंदर रही? 10 के अंदर है पाई? हम 10 के अंदर है। 10 के अंदर है मैम। अंडर 10 रखनी है, हमारा टारगेट यही है। बेशक पेपर कम कराना, कोई बात नहीं। तुम 40 क्वेश्चन में से चाहे घूम के 20 क्वेश्चन कराना, एक बार वो चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव मत करके आना। नेगेटिव को कम करने की हमें कोशिश करनी है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना लर्न करोगे, जितना नई चीजों को समझोगे, तभी तुम नए क्वेश्चन कर पाओगे। पर नेगेटिव मार्किंग को कम करना बहुत चैलेंजिंग है। जितना तुम पढ़ोगे ना, उतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग बढ़ती जाती है, क्योंकि हमको लगता है ना हर क्वेश्चन लिख के मेरे को तो आता है, मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। तो नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेशक अगर डाउट है तो वो क्वेश्चन छोड़ दो, पर नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 10 के अंदर रखनी है। जिन बच्चों की 10 के अंदर नहीं रही, उनका टारगेट यही है कि 10 के अंदर लानी है। पर अगर तुम्हारी नेगेटिव मार्किंग बहुत ऊंची जा रही है, मान लो भैया नेगेटिव मार्किंग 18 जा रही है या 20 चली गई, है ना, अगर बहुत ऊंची जा रही है, देन ट्राई कि मेरे नेक्स्ट टेस्ट में 5 कम होंगे। मतलब अगर मेरी नेगेटिव मार्किंग 20 थी टेस्ट में, ठीक है, तो नेक्स्ट एग में मेरी एटलीस्ट 15 होगी, 20 नहीं, ठीक है। 20 से कम 15 होगी, 15 से जितनी कम उतना अच्छा। तो रियलिस्टिक गोल सेट करो, ऐसे मत करो आज तो मैं सब कुछ पढ़ लूंगी, इस हफ्ते में पूरी बायो खत्म कर दूंगी। अनरियलिस्टिक बात मत करो। कैसे करोगे इस हफ्ते बायो खत्म? इतना पॉसिबल है नहीं, तुम्हारे पास इतना बैंडविड्थ है नहीं, और चीजें भी पढ़नी है ना। सो ट्राई कि रियलिस्टिक गोल रखो कि मेरे से ना इतना होगा, इतना मैं ढंग से कर लूंगी। तो जिस भी बच्चे की 10 से ऊपर नेगेटिव मार्किंग गई है, वो अगले में गोल रख लो कि मैं 3 कम नेगेटिव मार्किंग करूंगी, 5 कम नेगेटिव मार्किंग करूंगी। तो तुम्हारे लिए रियलिस्टिक है, लेकिन गोल बना के करना, ठीक है। रैंडमली मत जाना संडे को टेस्ट देने, है ना। रैंडमली तो घूमने भी नहीं जाता इंसान, वो भी डिसाइड करके जाता है ना कौन सी गली जाना है। तो टेस्ट भी डिसाइड करके देना है कि यहाँ पे कहाँ से हमें बचना है, ठीक है जी। ये था हमारा मोरल ज्ञान। अच्छा मैं तुम्हें दिख क्यों नहीं रहा? मेरी ब्राइटनेस कम थी। अच्छा तुमको ब्राइटनेस से फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे पड़ रहा, ठीक है। ओके जी, सबसे पहला क्वेश्चन, फंजाई आर ऑलवेज कैसे होते हैं? फंजाई आर, देखो सम ऑफ द फंजाई आर सेप्रोट्रॉफिक आल्सो। सेप्रोट्रॉफिक भी देखा जाए तो हेटेरोट्रॉफिक की टाइप है ना, तो तुम टाइप पे टिक करोगे, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ जो सेप्रोट्रॉफिक है वो भी खाना खुद नहीं बनाने, दे आर आल्सो द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ। और पैरासाइट भी खाना खुद नहीं बनाते, वो भी हेटेरोट्रॉफ होते हैं। तो वर्ड क्या होगा? हेटेरोट्रॉफ, ठीक है जी। गुड, तो ये तो सिंपल था, ये तो कर लेते इतना। अगर हमने थोड़ा सा भी सुना था तो फंजाई हो जाता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट, यीस्ट आर डिवाइडेड अंडर द क्लास। अब यीस्ट तुमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? तो अगर कौन सी क्लास आएगी, अगर देखो अगर क्लास आ गया और तुमको नहीं क्लिक कर रहा है, तो तुम्हें कैसे सोचना है? तो क्वेश्चन तो तुम कर लोगे, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। सोचना कैसे है? मैंने फंजाई करी, फंजाई के अंदर मैंने कुछ क्लासेस पढ़ी थी। क्लासेस पढ़ी थी मैंने, सबसे पहली थी जिस ऑर्डर में पढ़ा उसी ऑर्डर में याद करना है। मान लो तुमने फंजाई पढ़ा, मेरे से नहीं समझ आया तो तुमने क्लास नहीं लगाई, कुछ भी रीजन हो सकता है, जरूर थोड़ी हर कुछ समझ आ जाए तुम्हें। तुमने किसी और टीचर से यूट्यूब पे पढ़ा, तो तुम उसी ऑर्डर में पढ़ना जिस ऑर्डर में उस टीचर ने पढ़ा है। समझ आई? बार बार 4 लोगों से अलग नहीं पढ़ना है। तो अगर फाइकोमाइसिटिस पहली बार पढ़ा है ना, तो उसी को बार बार रिवाइज करना, क्योंकि ब्रेन उसी की पिक्चर बनाएगा पेपर में। फाइकोमाइसिटिस का दूसरा नाम फाइकोमाइसिटिस, बट हम इसको एक जैसे ट्रीट करते हैं। सेकंड कौन सा ग्रुप पढ़ा था? फिर ड्यूटेरोमाइसिटिस। चलो अगर ये याद आया तुम्हें तो थोड़ा तो तुम जीत गए, कि थोड़ा फंगा तो हमें आ गया, है ना। ना यीस्ट इज डिवाइडेड अंडर द क्लास, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर वन, बाकी सारे मल्टीसेलुलर है ना, ये इसकी खास बात थी। और हमने कहा था सब यूनिक वाले जो फंजा है वो सारे हमने किसमें पढ़े थे? एस्कोमाइसिटीज, राइट। तो ये बेसिकली तुमको अगर हेडिंग पता थी तो उसके बेसिस पे ये हो जाता है ना। तो हेडिंग पता होनी जरूरी है, और ये भूल जाती है, राइट। तो इसको रिवाइज करते रहना है। तो फटाफट से पेज नंबर निकालो, जहां यीस्ट लिखा उसे अंडरलाइन कर लो।
ताकि जब तुम नेक्स्ट टाइम इसे पढ़ो तो तुमको याद रहे कि यार ये दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, यहाँ से कहीं से क्वेश्चन आया था। कौन से पेज नंबर पे लिखा है? 23 अंडरलाइन कर दो फंजाई, सिर्फ फंजाई को अंडरलाइन कर दो, उस वर्ड को। काली मत करना एनसीईआरटी, थोड़ी साफ रखो एनसीईआरटी, तभी तुम्हें कल को कुछ समझ आएगा। और पेन तो बिल्कुल मत चलाना। नाउ आफ्टर कैरियोगैमी, कैरियोगैमी मतलब न्यूक्लियस यस, न्यूक्लियस की डिवीजन, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन, ठीक है जी। फॉलोड बाय मियोसिस, जिसके बाद होती है मियोसिस। तो कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस मतलब कैरियोगैमी पहले हो रही है, मियोसिस उसके बाद हो रही है, फॉलो कर रही है ना। स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, एक्सोजेनसली मतलब बाहर। तो बाहर स्पोर कौन से ग्रुप में बन रहे थे? बेसिडोमाइसिटीज, है ना। बेसिडो से बाहर याद रखा था ना हमने, ब से, यो मैम। राइट। लेकिन इन्होंने बेसिडोमाइसिटीज नहीं दिया, इन्होंने दिया एग्जांपल, यहाँ फंस गया हूँ, है ना। तो बेसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल्स से क्वेश्चन है, तो बेसिडोमाइसिटीज के एग्जांपल बता दो मुझे। एनसीईआरटी खोलो और रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। एनसीईआरटी खोलो, उसके साथ करना। दीक्षा बता बेटा। एगैरिकस, अगैरिकस का दूसरा कोई नाम है? मशरूम, बटन मशरूम भी कहते हैं इसको। और स्टुलेगो, स्टिलेगो, पिचीनिया, पुसिनिया, बेसिडोमाइसिटीज है। यो मैम, और कोई है? बस यही थे बच्चों। यो मैम। ठीक है, देख लेते हैं। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स एक्सोजेनसली बने थे बेसिडोमाइसिटीज। आंसर वुड बी एगैरिकस, राइट। ये था लर्निंग बेस्ड, है ना। सीधा एग्जांपल से क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टार्टिंग के जो 7 चैप्टर है ना, 7, इस 7 चैप्टर्स डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपको मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ तो रटना पड़ेगा आपको, तो लिख लिख के याद कर लो या अपने दिमाग में कहानी बना के याद कर लो, ठीक। तो आपको याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। वायरस डू नॉट फाइंड एनी पोजीशन इन द 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। तो वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह क्यों नहीं मिली? क्यों नहीं उसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह मिली? वो ये नहीं पूछ रहे वायरस के फीचर क्या है, वो तुमसे रीजन पूछ रहे कि तुमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसको क्यों नहीं रखा था। और उसका रीजन, एक सबसे स्पेसिफिक रीजन है, दैट इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर। जितने भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिज्म है, सबके सब एटलीस्ट एक सेल से तो बने हैं ना। एक हम उसको लिविंग कंसीडर करते हैं। वायरस सेल से बना ही नहीं है, इसलिए हम उसको लिविंग ही कंसीडर नहीं करते। तो जब कोई चीज लिविंग नहीं है, मैं उसको क्लासिफिकेशन में कैसे डालू ना। तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है उनका, इस वजह से हमने उसको क्लासिफिकेशन में नहीं डाला। इन्फेक्शियस नेचर होती है उनकी, यस, ये उनकी नेचर है, ये उनका फीचर है, ये सही है। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म है, वो किसी और के ऊपर जाके ही सर्वाइव कर पाएंगे, ऑब्लिगेट है वो। न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होता है। मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द होस्ट है, बिल्कुल है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं डाला। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हमारा बी है, सिर्फ ओनली बी। स्टेटमेंट सारी सही है, लेकिन क्वेश्चन जब पूछ रहा था वो अलग आंसर है, समझ आया? मतलब अगर मैं पूछ लूं कि भूमि कौन सी क्लास में, ठीक है, तो भूमि ने बता दिया कि वो 12th ग्रेड में है और वो मेडिकल में 3 सब्जेक्ट पढ़ती है, यही उसके टीचर का नाम है, और भूमि इतने से इतने बजे स्कूल जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन सही है, लेकिन पूछा गया था क्वेश्चन किस क्लास में पढ़ती है। हाँ, तो आंसर वैसे ही होगा, वो 12th ग्रेड में। तो ये बस वही है, क्वेश्चन ध्यान से समझना था। क्लियर है? Viruses are agents of infectious disease. Viruses infectious disease के एजेंट होते हैं। Which one of the following statement is not correct? गलत बतानी है तुमको, ठीक है जी। तो नॉट करेक्ट बतानी है। अब वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किए थे? टेबल पे बैठे थे वो, डाइनिंग टेबल पे, डाइनर, है ना। और डाइनर, यस यस। और जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया से बड़े, सॉरी वायरस से बड़े होते हैं साइज में, छोटे स्मॉलर देन वायरस। और बने किससे होते हैं? प्रोटीन कोट होता है इन पे? नो मैम। नो प्रोटीन कोट। और जो वायरस होते हैं
उससे होने वाली अच्छा जेनेटिक मटेरियल कौन सा है ये? RNA और इनसे होने वाली डिजीज एनसीईआरटी में मेंशन है नाम? स्पिंडल ट्यूबर है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। स्पिंडल ट्यूबर इन पोटैटो। पोटैटो स्पिंडल जैसे हो गए थे, हमने पिक्चर भी देखी थी ना इसकी, तो यो मैम। है ना? गुड, इतने फीचर थे। अब देख लो, रॉन्ग ढूंढना है। वायरस यूजुअली डू नॉट पोजेस अ प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड नहीं होता जनरली इसके पास। यो मैम। ये तो प्रोटीन कोड होता है बेटा, अभी लिखा है। वायरस आर स्मॉलर देन वायरस। यो मैम। वायरस कंप्राइज एन इन्फेक्शियस मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए। वायरस नीड हेल्पर वायरस टू इन्फेक्ट होस्ट सेल। उसे किसी और वायरस की मदद चाहिए होती है इन्फेक्शन करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया था, Wrong statement. आंसर वुड बी D option. समझ आ गया कैसे करना है? हाउ यू डू इट, राइट? इजी था। उसी के साथ हमारा रिवाइज भी हो गया। कौन से पेज नंबर पे है ये? मैम 27. 26 27, राइट? जिसके जोन से पेज नंबर पे अंडरलाइन कर लेना। छोटे छोटे पॉइंट्स है ये, है ना? उसको बस एक बार टिक कर देना, क्योंकि छोटा सा पैरा अंडरलाइन क्या करोगे। नाउ रीड द गिवन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स सर्टेन इन्फेक्शियस एजेंट। कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जिसकी ये स्टेटमेंट है, आपको क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड हियर। ठीक है, आजकल ना ये टाइप का क्वेश्चन आ गया नीट में, ये बहुत पूछते हैं कि आपको मैंने फीचर दे दिया कि ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे दिखता है, ऐसे ऐसी नेचर है उसकी, बताओ कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो तुमको ऑर्गेनिज्म की सारी डिटेल पता होनी चाहिए, ठीक है? तो तुमको ढूंढना है कि किसकी बात कर रही है, पहचान कौन चल रहा है यहाँ पे, राइट? इट इज अ फ्री आरएनए। ये कोई फ्री आरएनए मॉलिक्यूल है जिसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होता, ठीक है? इट इज अ स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल विच इज डिस्कवर्ड बाय डायनर। डायनर ने डिस्कवर किया था सबसे छोटा रेप्लिकेटिंग पार्टिकल। इट कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए उसको लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत हल्का होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? वायरस ऊपर किया था, तो देखो जो फीचर तुमने ऊपर रिवाइज करे उसी से नीचे क्वेश्चन आ गया ना, इसलिए हम पीवाई लगाते रहते हैं ताकि हमारा रिवाइज होते रहे। नेक्स्ट, फिल अप द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। अब ये जो क्वेश्चन है इसको ना 2-3 क्वेश्चन को मिला के आया है। अगर तुम देखो क्यूरिंग ऑफ टी लीफ, अगर आपने पीवाईक्यू लगाया है तो पीवाईक्यू में ये कराया था मैंने, और मैंने तब दिखाया था कि जो चाय पत्ती होती है ना उसकी क्वालिटी को, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, उसके अरोमा को इंक्रीज करने के लिए उसे ट्रीट किया जाता है किसी के साथ, उसको कहते हैं क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स। क्यूरिंग मतलब उसको सही करना नहीं, पर उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो किसके साथ ट्रीट करते थे? फंगस या बैक्टीरिया? या बैक्टीरिया। तो फर्स्ट अगर बैक्टीरिया, तो तुमको आइडिया हो गया कि आंसर तो ये सही होना चाहिए। यहाँ फंगस है, क्या फंगस है या माइक्रोराइजा, आंसर तो यही बनता है। देखते हैं जेनेटिक मटेरियल टी फॉर बैक्टीरियोफेज। टी फॉर बैक्टीरियोफेज की फोटो कहाँ लगी है एनसीईआरटी में? 26 पेज नंबर। 26 पेज नंबर। उसी पे हमने ऐसे ऐसे बनाया ना, यही वाले बैक्टीरियोफेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? 6 स्पाइक्स है इसके। तो इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? डबल स्ट्रैंडेड। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं, उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें मटेरियल होता है सिंगल। चेक करके बताओ, रफली नहीं बोलना, हवा में नहीं। देखो मैंने लिखवाया, अगर नोट्स लिखते हो तो लिखा होगा, नहीं लिखते हो तो बहुत गलत है। कोई तो लिखता होगा, मेरे को इतना तो पता है। लिख के बताओ, मैंने लिखवाया था स्पेशली। मैं कहते से क्वेश्चन आता है। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? हाँ जी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। हाँ पूजा बोलो। मैम सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, शाबाश, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एनिमल सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरस में कौन कौन सा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मत लिख देना, स्टेबल नहीं है, बहुत कम एग्जिस्ट करता है, ठीक है? सो ये फीचर था। नाउ साइट ऑफ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन इज, बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? मीसोसोम में। क्योंकि इसके पास इसके पास बेचारे के पास वो तो है नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया। म्यूकोपेप्टाइड प्रेसिपिटेज इज हायर इन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जो ग्राम स्टेन ले लेते हैं, ठीक है? अलग से दिखाई देते हैं, उनमें म्यूकोपॉलीसेकेराइड बहुत होता है, सेल वॉल इनकी मोटी होती है,
thick cell wall. Answer would be C. C. पर रिवाइज तुम ढंग से करेंगे ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. सिलेक्ट करना आपको करेक्ट ऑप्शन. बैक्टीरियल एंडोस्पोर, जो बैक्टीरिया के अंदर स्पोर बनते हैं, कैन इजीली टॉलरेट ए टेम्परेचर कम ज्यादा 100 डिग्री सेल्सियस. एंडोस्पोर इतना टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं? हाँ मैम. है. एंडोस्पोर कब बनेंगे? बैक्टीरिया तो उसको बहुत शौक होता है फिजन से डिवाइड करने के लिए ना, उसको शौक नहीं है और किसी मेथड से डिवाइड करने के लिए, लेकिन वो स्पोर्स कब बनाता है अपनी बॉडी के अंदर? मैम जब क्रिटिकल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन है. तो टेम्परेचर हाई हो जाना, लो हो जाना अनफेवरेबल कंडीशन नहीं है. सही है ना बेटा. एंडोस्पोर हैव थिक सेल वॉल, क्या उनकी वॉल थिक होगी? मैम. वो कौन सा स्पोर था जिसकी मैंने बोला था वॉल थिन होती है? कोनिडिया. सिर्फ आज तक मैंने एक ही स्पोर पढ़ा है, दैट इज कोनिडिया, जिसकी वॉल थिन होती है. ठीक है जी, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में बनता है, अनफेवरेबल में नहीं बन रहा. ठीक है, चलो. थिक वॉल है, सही है. लो वाटर कंटेंट, बिल्कुल. कोई भी स्पोर बनते हैं उनमें वाटर कंटेंट कम होता है. एंड एंटीकोएगुलेंट केमिकल, बिल्कुल होते हैं एंटीकोएगुलेंट केमिकल, वो उसको कहीं भी सर्वाइव करने देते हैं. इट जस्ट अ फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो जर्मिनेट कर जाएगा. स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है. बैक्टीरियल एंडोस्पोर कैन इजीली टॉलरेट इतना हाई या लो टेम्परेचर बिकॉज उनमें ये फीचर है. क्या ये स्टेटमेंट सही बन रही है? आपस में इनका रिलेशनशिप बनता है? एक सेकंड, लगता है किसी की क्लास में ज्वाइन हो रही है. हेलो. अरे अब देख हुई. एक सेकंड रुकना बेटा, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही. मुझे नोटिफिकेशन तो आया नहीं. मैंने शायद कोहोर्ट्स नहीं बनाया खुद को. एक सेकंड. थ्योरी का मिस हो गया. हो गई ज्वाइन? अब ये संजीवनी नाम से फोन किया है इसने. बताओ कैसे पता चलेगा मुझे कौन सी बच्ची थी हमारी? 5710 बेटा क्लास ज्वाइन होगी. मनीषा, मनीषा तुमने फोन किया था अभी? अरे तुम मेरी जिंदगी सस्पेंस में निकाल दोगे. बेटा ज्वाइन होगी क्लास? तो बेटा बोल लेना क्लास में होगी ज्वाइन. काट दिए. मैम हो गई अभी. अब तो बोल नहीं सकती, कितनी देर से पूछ रही हूँ मैं. फोन भी काट दिया. नहीं मैंने सोचा कि क्लास में बोल देती हूँ, फिर की होगी है. ओहो हाउ रूड. हाँ जी, तो इनके रिलेशनशिप भी बन रहे हैं. इन ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, ये ऑप्शन जिंदगी खराब कर सकते हैं. बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. आंसर वुड बी नेक्स्ट. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन. इनकरेक्ट वाली ढूंढनी है. ठीक है, इनकरेक्ट गलती ढूंढनी है. तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के रिस्पेक्ट में गलत स्टेटमेंट. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ये कमी थी? Organism having incipient nucleus were not separated for organism having well-defined nucleus. ऐसा करा था उन्होंने. प्रोक्रियोट और यूक्रियोट को अलग अलग रखा था ना, वही बोल रहे हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस है यूक्रियोट, उनको उनसे सेपरेट नहीं किया जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है. राइट. तो ये है यूक्रियोट और ये है प्रोक्रियोट. तो यूक्रियोट को प्रोक्रियोट से अलग नहीं किया था ना टू किंगडम क्लासिफिकेशन में. सही है. थायलॉइड प्लांट वाज डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोफाइट. थायलॉइड प्लांट स्पर्मेटोफाइट, इन वर्ड्स को यूज भी किया था हमने. नो मैम. मतलब ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को फंजाई के साथ सेम किंगडम में रख दिया, मतलब कि ऑटोट्रॉफ्स को हेटेरोट्रॉफ्स के साथ रख दिया. क्या ये एक ड्रॉबैक था? तीन ड्रॉबैक थे, तीनों मेंशन है यहाँ पे. एक गलत है. मैम बी वाली जो स्टेटमेंट है ये एक्सप्लेन कर दो. हाँ मैं करती हूँ. अच्छा पहले बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट.
सी ऑप्शन। नाउ बी वाली स्टेटमेंट है ऑर्गेनिज्म हैविंग इंसिपिएंट न्यूक्लियस वर नॉट सेपरेटेड फॉर ऑर्गेनिज्म हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इंसिपिएंट न्यूक्लियस मतलब ऐसा प्रॉपर न्यूक्लियस जिसकी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो। देखो न्यूक्लियस होता क्या है, कुछ नहीं होता। न्यूक्लियस इज अ रीजन, टेक्निकली न्यूक्लियस इज अ रीजन जहां पर जेनेटिक मटेरियल होगा, रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। ठीक है, राइट। अब अगर इस रीजन में मान लो ये रीजन है, ये इससे नहीं, मजा नहीं आया, इससे बनाते हैं। मान लो ये रीजन है जहां पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो अब बना देते हैं जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पड़ा मेरा जेनेटिक मटेरियल। अब इस रीजन में अगर तू लगा दोगे बाहर एक प्रॉपर वाली मेम्ब्रेन, तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। एक सेल के अंदर तुमको एग्जैक्टली ये लोकेशन दिखेगी कि बस यही न्यूक्लियस है, इसी रीजन में जेनेटिक मटेरियल है। अगर मैं मेम्ब्रेन बिठा दूं, हटा दूं, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है ना। ये रीजन डार्कली स्टेन होगा लेकिन प्रॉपर बाउंड्री नहीं होगी, तो मैं इसे इनसिपिएंट न्यूक्लियस कह दूंगी। समझे? यो मैम। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट में क्या बोल रहा था, ऑर्गेनिज्म हैविंग इनसिपिएंट न्यूक्लियस वर नॉट सेपरेटेड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, दैट इज प्रोक्यूर्ड, उनको उन ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं किया जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। तो ये वाले तो ड्रॉबैक था ना, क्योंकि यो मैम। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, किसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है? माइक्रोप्लाज्म। पेज नंबर 20। तो माइक्रोप्लाज्म क्या होते हैं? दीज आर सेल वॉल, इनमें होती है एब्सेंट। ऑक्सीजन के एब्सेंस में रह सकते हैं, सर्वाइव इन विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। यस। पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है? यस मैम। हाँ, उसके पेनिसिलिन डालोगे तो मरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें क्योंकि इसमें क्या, क्यों पेनिसिलिन डालने से ये क्यों नहीं मर रहा है? तो बैक्टीरिया, छोटू भाई। पेनिसिलिन डाला, ये रहा बैक्टीरिया, पेनिसिलिन इसको कैसे मारेगा? सबसे बाहर वाली लेयर सेल वॉल, रिसेप्टर, पेनिसिलिन जाके अटैच होगा तब अपना इफेक्ट अंदर करेगा और इसे मार देगा। तुमने सेल वॉल हटा दी, रिसेप्टर होगा? नो मैम। वो तो पेनिसिलिन क्या कर लेगा अकेले, इसीलिए। समझ आई? है ना? अगर सोचो तुम किसी की फालतू की बात नहीं सुन रहे, कोई तुम्हारा दिमाग कैसे खराब करेगा? तुम सुन ही नहीं रहे है। वैसे कभी कुछ हो रही हो तुम सुनना नहीं चाहते, अपना कान बंद कर लो, अपना ध्यान कहीं हो ले तो तुमको सुनेगा नहीं। लेकिन ये तब मत करना जब मैं क्लास ले रही हूँ, समझ आई? मेरी ट्रिक मेरे पे मत लगा देना। आज पता नहीं क्या बोल रही है, चलो कैटरीना कैफ के बारे में सोचिए, ये नहीं करना है। कह रहे मैडम आप इसे सीखा था, ये मत करना भाई, वो करो, मुझे मत बताना। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया के अंदर और उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं बैक्टीरिया को, है ना? तो ऐसे वाले बैक्टीरिया को अपन कैसे बोलते हैं? कैसे बैक्टीरिया है वो? वायरसेस दो टाइप के, एक लाइसोजेनिक होते हैं और लाइटिक होते हैं। ठीक है, मतलब हर वायरस फाइनली लाइटिक होता ही है। लाइसोजेनिक मतलब वायरस आया, मैं बैक्टीरिया हूँ, मेरे अंदर रहा, मेरे को मार नहीं रहा, मस्त रह रहा है, अपनी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, मस्त रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, फाड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मेरे को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकल गया, तो वो लाइटिक हो गया। तो लाइटिक मतलब जब बैक्टीरिया को अपने होस्ट सेल को मार दे, राइट? तो दो तरीके से वायरस जीते हैं, तो लाइटिक होगा। ना ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ SO2 पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन को इंडिकेटर होते हैं, दोज आर थर्मोकोकस, मिथानोकोकस एंड मिथानोबैक्टीरियम एग्जाम्पलीफाइज। अब ये वाले जर्नली किसके एग्जांपल? आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बढ़िया से मीथेन गैस रिलीज करने वाले हैं मार्शलैंड में, है ना? बैक्टीरिया हुज डीएनए इज रिलैक्स्ड, इनका बैक्टीरिया का डीएनए, ये मैंने तुमको PYQ में कराया है। क्या आंसर है इसका? ऑप्शन सी। देखो, जो ये सारे बैक्टीरिया है, दे आर आर्के बैक्टीरिया, पहली चीज ये करेक्ट। दैट कंटेन प्रोटीन, इनके पास देखो, इनके पास हिस्टोन तो नहीं होता, तो इनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इनके जेनेटिक मटेरियल को कोई पूछने वाला नहीं है। उसके पास भी
कोई ना कोई प्रोटीन होता है, तो उनके पास जो प्रोटीन होते हैं वो हिस्टोन नहीं होते, लेकिन हिस्टोन के जैसे दिखते हैं, होमोलोगस होते हैं उसको, ठीक है। तो हिस्टोन के होमोलोगस ये प्रोटीन्स होते हैं। सो आर्कियोबैक्टीरिया दैट कंटेन प्रोटीन होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, ठीक है जी। तो ये इनका फीचर होता है, ये इसलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बैक्टीरिया दैट कंटेन साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन हो नहीं सकता ना बैक्टीरिया में, क्योंकि साइटोस्केलेटन ऑर्गेनेल है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, ऑर्गेनेल तो थे नहीं इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड, ये तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है साइटोस्केलेटन, राइट। साइटोस्केलेटन का मतलब होता है ये सेल है, तो सेल के अंदर छोटे छोटे स्केलेटल सिस्टम होता है, जिसकी वजह से आपकी चीजें एक जगह से दूसरी जगह जाती है। सेल वाले में पढ़ेंगे डिटेल में, ये नहीं है। हाँ बेटा। मैम जो आपने सी वाला ऑप्शन किया ना, इसमें यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन आई है, पर मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी कि जो मोनेरा होता है वो तो प्रोकैरियोटिक होता है, तो फिर इसमें यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन्स कैसे आ गए? होमोलोगस टू यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो सेम होते हैं। सेम ओरिजिन होता है जिसका, है ना। मैम। तो मतलब कि कभी कोई प्रोटीन रहा होगा, ठीक है, जिसने मॉडिफाई करके एक जगह यूकैरियोट के हिस्टोन को जन्म दिया और दूसरे प्रोटीन्स को जन्म दिया। तो इसके पास, प्रोकैरियोट के पास ये दूसरे वाला प्रोटीन है, ये वाला प्रोटीन है, हिस्टोन वाला नहीं है, यूकैरियोटिक हिस्टोन नहीं है। सो बैक्टीरिया जिसके पास प्रोटीन है जो होमोलोगस है यूकैरियोटिक कोर हिस्टोन के जैसा, तो उसके जैसा है, एंसेस्ट्रल सेम है दोनों के, उसके जैसा है, उसके जैसा काम भी कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को अपनी पोजीशन में रख रहा है, लेकिन यूकैरियोट का कोर हिस्टोन नहीं है, होमोलोगस है उसके बस। समझ आई? यो मैम। लाइन, हाँ बस ये लाइन ध्यान से पढ़नी थी, राइट। चलो आगे। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 to 4 से एंड कैरेक्टराइज सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मेथेनोजेंस आर बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया होते हैं, आर के बैक्टीरिया ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस मार्शी एरिया में। मार्शी एरिया वही जहाँ पे थोड़ा खड़ा पानी होता है, जो यहाँ पे आपको मैनग्रोव्स बहुत मिलते हैं, और ऐसे मिट्टी में से रूट्स बाहर निकल के आती है, निमेटोफोर कहते हैं, ये बात है। नोस्ट्रोकिस फिलामेंटस ब्रूएर्गा होता है, यो मैम। व्हिच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। नंबर पे है भाई 19 इस स्ट्रक्चर में वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, स्ट्रक्चर का नाम हेट्रोसिस। हेट्रोसिस। नोस्ट्रोक के अलावा और कौन से जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, वहां पे एग्जांपल लिखवाया था। मैम एनाबीना। शाबाश। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो केमिकल एनर्जी से खाना बनाते हैं। बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम सेलुलोज बना लेते हैं। अरे कहाँ से आ गया ये? माइकोप्लाज्म लैक्स सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। सही है। ढूंढना क्या है? करेक्ट कॉम्बिनेशन 1 2 and 4, 1 2 का 4, 1 2 का मैम सी ऑप्शन डी। 1 2 का 4 तो ये है, डी। उसी की बोल रहे हो? डी ही बोला। ये अच्छा है, गलत बोल के मेरे को उल्टा बोल देते हैं ना। मैंने डी बोला था, पागल। वाह। चलो क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following environmental condition are essential for optimum growth of मकर on a piece of bread? भैया मकर किसका एग्जांपल है? मैम फाइकोमाइसिटीज। राम। राइजोपस ए से, या फिर मैम मार्स। अल्बिको। ए से कौन है? एल्बिको। राइजोपस। चलो भी थैंक यू बोलो। किसने बताया था हमें कल ये? मनीषा। थैंक यू 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 मनीषा। मैम आप मेरी कॉपी कर रहे हो? मैं क्या तुम्हारी कॉपी कर रही हूँ? तुम्हारी कॉपी में कुछ लिखा भी तो होना चाहिए। ए बा बता, अगर मैं कॉपी करी तो कर क्या लेगी है? मैं क्लास से निकाल सकती हूँ, तुझे तो थोड़ी निकाल सकती हूँ। नहीं मैम मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तो मकर को जरा देखे जाओ, ये मकर फाइकोमाइसीट्स में है। तो फाइकोमाइसीट कैसी कंडीशन में रहना पसंद करते हैं? मॉइस्ट कंडीशन में। ओए हाथ खड़े करो, कीर्तन करने बैठ जाते। नेहा। मैम एक्वेटिक, मॉइस्ट, ह्यूमिडिटी। ऐसे
तो देखो जहाँ ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में पानी होना, ठीक है, मॉइस्चर होना, ठीक है। उन जगहों पे ना जनरली पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वो ट्रांसपिरेशन बहुत करते हैं और सारी ना हवा ऊपर नहीं जाती। तो इमेजिन करो तुम्हारे चारों तरफ पेड़ है, ठीक है, नीचे घास भी है, या ट्रांसपिरेशन तो हर किसी से हो रही है, तो सारा पानी ना हवा में रुक जाता है, तो ऐसी जगहों पे सफोकेशन होती है, वो होती है ह्यूमिडिटी। सबसे मुश्किल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओ, तो तुम बताया था जब मैं मेघालय गई थी तो हमें नीचे ट्रैक करना था, तो वो रेन फॉरेस्ट है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते गए ना, और बहुत ही नीचे था भाई साहब वो, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहे, उस मतलब नॉर्मल टाइम था, नॉर्मल माहौल, तो सुबह के 6 बज रहे थे यार, लेकिन पसीने आने स्टार्ट हो गए थे बहुत बुरे तरीके से, बिकॉज ह्यूमिड होता चला जाता है ना एनवायरमेंट, तो ह्यूमिडिटी इज वेरी डिफिकल्ट, सफोकेटिंग हो जाता है बहुत ज्यादा। तो ट्रॉपिक जब स्पेशली रेन फॉरेस्ट में बहुत ह्यूमिड होता है, वहां रहना बहुत मुश्किल है, मतलब ग्रीनरी देख के मजा आता है लेकिन रुका नहीं जाता, वहां पे बहुत गर्मी होती है। सो मकर को ऐसे एनवायरमेंट की अब देख लेते हैं, टेम्परेचर उसको कैसे चाहिए होगा, 25 डिग्री, देखो कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो 25 या 5 डिग्री तुमको क्या लगता है उसको कैसे चाहिए होगा अगर टेम्परेचर हाई होगा ना, लो थोड़ी होगा, मैं क्या तो रही हूँ, पसीने आ रहे थे। रिलेटिवली ह्यूमिड होना चाहिए एनवायरमेंट, तो कितनी ह्यूमिडिटी, 95 या 5%? 5%। ऐसा नहीं है फिक्स यही है, ये जस्ट देखो तुम्हें एस्टिमेट दे रहे हो, तो तुमको इतना पता मॉइस्ट होना चाहिए एनवायरमेंट, ह्यूमिड हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी कंपैरेटिवली हाई है ना, मतलब नॉर्मल से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, हाई तो नहीं मैं वर्ड लिखूंगी, हाई थोड़ा ज्यादा हो गया, तुम 50 लिखाओगे लेकिन ज्यादा होना चाहिए, राइट। अब वो कैसे जगहों पे रहते होंगे, देखो जो मॉइस्ट है, जो शेडी ह्यूमिड एनवायरमेंट में रहते हैं ना, उनको ज्यादा सनलाइट की वो होती भी नहीं है इच्छा, क्योंकि वाटर वेपर हर टाइम आसपास होते हैं, तो जनरली कहाँ रहते होंगे, ब्राइटली इल्यूमिनेटेड एरिया, शेडी, फोटोसिंथेसिस करनी है, नो मैम। हाँ, तो फिर सनलाइट में क्या करेंगे, सन बात करेंगे, है? अब बताओ हमें ढूंढना क्या है, सही आंसर, राइट, सही आंसर वुड बी बी ऑप्शन। ए डी एन ई, बी ऑप्शन, राइट। यो मैम। जो ऊपर पड़ा उसी से क्वेश्चन आ रहा है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से लगाना है, जस्ट गिव मी 1 मिनट में ग्लास पानी लेके आऊं, ठीक है। मैम आई एम बैक। एक्चुअली मेरा एग्जाम था ना एक, तो उस चक्कर में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया अब मैं थोड़ा स्पीड स्लो हो गई है, आज मैं थक गई हूँ, इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है, तो मैं कल जिंदा हो जाऊंगी, तो कल मैं तुमको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, ठीक है, आज एडजस्ट कर लो। मैम टेस्ट था आपका? मेरा एक टेस्ट था, होता रहता है, तो उसका ना बहुत सारे क्वेश्चन लगाते हैं, अब मैं थक गई हूँ तो इसलिए थोड़ा स्लो जा रहा है, मंडे से मैं जिंदा, ट्यूसडे से मैं जिंदा हो जाऊंगी, ठीक है। हिट रेसिस्ट, अरे अभी तो पढ़ी थी, किसमें थी, नॉक स्टॉक। प्लीमॉर्फिक, अच्छा ये तो याद नहीं अपा को, रेड सी, रेड सी, रेड सी, सी ए, ये ट्राइकोडर्मियम ये रेड सी बोलते थे, अगर रेड टाइड बोलते तो क्या लिखते, रेड टाइड बोलती तो क्या लिखते, ट्रिकियम टी से ही था। डायटम्स टेक्स डायटम्स। अच्छा रेड टाइड करते हैं, मेरे को लगा था डायटोमिक अर्थ बनाते हैं, पर चलो तुम गलत कहती हो तो गलत मान लेते हैं, मुक्का खाओगी तुम। रेड सी सेकंड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, ए का थर्ड, हेलो, सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, आंसर वुड बी बी ऑप्शन। मिल ही जाता है आंसर, दैट इज गुड। वो बैक्टीरिया था बेटा, सोच के बताइयो तसल्ली से, है। अब आइटम 1 आइटम रूम से करेक्ट करो, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, भाई साहब ये तो तुमको नहीं आता होगा, आता है ये, यस मैम। बताओ मैम बताओ, आंसर वुड बी तुमको मैंने कोई लिस्ट दी है एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया की, नो मैम। नो नहीं मैम।
तो मुझे याद दिलाना, लिस्ट भेजनी है। पर देखो मैं तुमको ऑनेस्ट नोट पे बताऊं, ऐसे बैक्टीरिया के नाम तो नहीं याद हो पाएंगे अगर मैं तुमको ऑनेस्टली बताऊं तो। मैम एज़ोबैक्टर एरोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक। यार क्योंकि ना मैं लिस्ट तो दे दूं पर यार याद तो होगी नहीं, क्योंकि एक तो हम इसको रोज पढ़ते नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन तो मैं सजेस्ट करती हूँ छोड़ने के लिए। बाकी तुम बोलोगे मैं लिस्ट भेज दूंगी, पर कोई है याद कर पाया तो कर लेना। कथोड़ा नहीं, सॉरी। अज़ोटोबैक्टर बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ा भी है। हम पढ़ते अभी तो यार, पता है क्या, माइक्रोब ह्यूमन वेलफेयर मिलाएगी और इस चैप्टर को मिला लेगी ना, तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर मैं कायदे से बोलूं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बैक्टीरिया से अगर बनता है, तो बैक्टीरिया से क्वेश्चन बनता है, एक तो बनता है नाइट्रोजन फिक्सेशन पे, ठीक है। दूसरा बनता है सीवेज ट्रीटमेंट में कौन सा बैक्टीरिया यूज हुआ, पहले एरोबिक होता है फिर एनारोबिक यूज होता है, या फिर उनमें एनारोबिक जो होते हैं वो वाला कौन सा यूज होता है? एक मिथेनोकोकस, मिथेनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया यूज होते हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन में भी हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। इसके अलावा बायोगैस प्लांट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर तुमसे एरोबिक और एनारोबिक का कॉन्सेप्ट अगर पूछेंगे तो वो इनके रिस्पेक्ट में पूछेंगे, ठीक है। जनरली ऐसे इस तरीके से तो नहीं पूछते हैं ऐसे। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, टू बी ऑनेस्ट। हम बी का स्ट्रिक तो डी है। डी या फिर में से होगा मैम। मेरे को चेक करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से तो मेरे को भी नहीं याद, ऐसे ही बोलूं, मैं चेक करके बता पाऊंगी, ठीक है। ऐसे मैं गलत बता दूं, लेकिन बैक्टीरिया पूछते हैं। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो मैं लिस्ट भेज दूंगी, याद कर सकते हो, कोई बच्चा तो कर ले भाई, मैं रोकती नहीं। कल को बोलो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ले लो। लेकिन उस रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस बनते हैं नीट लेवल पे। तो बाकी मैं भेज दूंगी, देख लेना। ये मैं देख के बताऊंगी, मेरे को कंफर्म नहीं है ऑनेस्टली, मुझे नहीं अभी याद आ रहा ऐसा कोई। एज़ोटोबैक्टर मुझे इसलिए याद आ रहा है क्योंकि मैंने लिखा हुआ था साइड में, मेरे को पिक्चर याद आ रही है। रेडोस्पाइरलम ऊपर लिखा था, पर मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है कि आरके में लिखा था, उस हिसाब से एनारोबिक होना चाहिए, लेकिन गलत हो सकता है, कहने देते हैं, कोई ना। व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटकर क्लासिफिकेशन? ओहो, ये तो हमने करा था स्पेसिफिकली। विटकर भैया ने क्लासिफाई करते हुए क्लासिफिकेशन के 5 पॉइंट ऊपर दे दिए थे और 2 पॉइंट शायद नीचे ही दिए थे, ऐसा था कुछ। यो बढ़िया, एक बच्चा हाथ खड़ा करेगा और हमें रिवाइज कराएगा। ओ कौन सा बच्चा ये? अच्छा नेहा तैयार बैठी थी बेटा, हाथ मेरे तैयार है, बोलो तो सही किसे। मैम नीलम ने किया पहले। नीलम ने किया पहले? अच्छा नीलम, मेरे को एन देखा ना, मेरे को लगा नेहा है। नीलम। मैम दिव्यांशी। अच्छा दिव्यांशी से पूछेंगे हम फिर, तो तुम पहले नाम सही करो अपना, है क्लासिफिकेशन बताएगी, बता भाई। मैम नहीं होते ठीक ये, नहीं होता? अच्छा कोई बात नहीं, चल बता कौन कौन से, वो बॉक्स को देख के बता, पहला कौन सा लिखा है? पहले डब्बा है ना विटकर वाला, ये बताना या क्या लिखा है, चुप क्यों होगी? नहीं मैम बोल रही हूँ मैम, रिप्रोडक्शन के बेस पे। डब्बे में रिप्रोडक्शन कहाँ से आ गया? मैम डब्बे से देख के बोल रहे हैं। ऑर्डर में बता, स्टार्टिंग से एंड तक। सेल टाइप, सेल वॉल, वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके। थैलस ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाएगा वो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला। रिप्रोडक्शन, यस रिप्रोडक्शन होता, नीचे देख दो लिखे थे, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप था। यस मैम। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, क्योंकि थैलस चेंजेस इनटू बॉडी ना। तो
विटकर ने क्लासिफिकेशन के लिए क्या क्या चीजें यूज करी, किन 2 चीजों को नहीं यूज करा? बायोकेमिकल डिफरेंसेस तो नहीं यूज करी ना अंदर की केमिकल रिएक्शंस की, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक भी नहीं देखी कि इसमें कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल है। सो कौन से 2 कैरेक्टर नहीं लिए? छोड़ के बाकी सारे लिए थे। आंसर वुड बी सी। राइट, हो गया ये। अरे 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 एनसीईआरटी पेज नंबर कौन से पे है? नो स्टॉक मैम 19। मैम 19 20 बैक्टीरिया बाहर वाली लेयर सेल वॉल, अंदर सेल बैक्टीरिया है तो मोनोफोबियल अंदर क्या होगा जाने के लिए? मटेरियल है डीएनए। शाबाश। डी से ये अलग से यूनिक स्ट्रक्चर हिट्रोसिस्ट, फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन। और बाहर ये जो कवरिंग है दैट इज म्यूसिलेजिनस शीट। राइट, पहले लेबल कर लिया करो, आसान हो जाता है चीजें करना, है ना। ए इज अ सेल वॉल, ठीक है। बी इज अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सी इज अ हेटेरोसिस्ट, नो मैम। ये गलत हो सकता था। ए इज अ सेल वॉल, सही है। बी इज अ सेल मेम्ब्रेन, सही है। सी इज अ डीएनए, सही है। डी इज अ हेटेरोसिस्ट, सही है। ई इज अ म्यूसिलेजिनस शीट। आंसर वुड बी बी ऑप्शन। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। तुम्हें सच्चे करेक्ट ऑर्गेनिज्म को पहचानना है तो या फिर फीचर देखे तुमसे पूछे तुम बचा दो। सो करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको ढूंढना है। मिथेनोजेंस और आर्के बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं मार्शी एरिया में, सही है। ब्लू ग्रीन एल्गा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता है। रिपीटेड है। ठीक है, आंसर इज बी। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर ही कराया अभी मैंने। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसीड आर फाउंड इन फाइकोमाइसीड पूछ रहे कहाँ रहते हैं, बताओ फाइकोमाइसीड्स कहाँ रहते हैं? एंड ऑब्लिगेटेड। आपस में कर लो। हाँ प्रीति मेरे से करें। इन एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं और डिके वुड में भी रहते हैं, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में भी रहते हैं और ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट में भी रहते हैं। ऑब्लिगेटेड पैरासाइट ऑन प्लांट में भी रहते हैं। प्लांट के ऊपर ये पैरासिटिक रिलेशनशिप बनाता है, यहाँ पे फंगस रख गया और ये रिलेशनशिप के बिना ये जी नहीं सकते, इसलिए इस रिलेशनशिप को मैं पैरासिटिक के साथ ऑब्लिगेट भी बोल रही हूँ, है ना। क्या बोल रही थी भाई? है आंसर इज डी ऑप्शन। या वेरी गुड। तो हम जैसे लाइन पढ़ते हैं ना कि पोरिफेरा इस एनवायरनमेंट में रहते हैं, टीनोफोरा यहाँ रहता है, सिलेंट्रेट एक्सक्लूसिवली मरीन है। हमें लगता है जर्नल सी बातें हैं पर क्वेश्चन बनते हैं उनसे, तो जर्नल सी बातों से क्वेश्चन आ जाता है नीट में, ठीक है। तो बी केयरफुल, जवाब पढ़ो। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट मार्क करनी है। हाँ, एमनीटा मस्क्वाइड्स इज द मोस्ट डिलीशियस मशरूम। ट्रफल एंड मॉरल्स मैंने आपको पढ़ाए थे, तो ये तो नहीं है। द मोस्ट पॉइजनस मशरूम इज एस्गैरिकस, नहीं। द सेल वॉल ऑफ बेसिडोमाइसिड इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेल वॉल सेलुलोज की होती थी बेसिडोमाइसिड में? नो मैम, काइटिन। किसकी होती थी? फंजाई है मैम, तो काइटिन की होगी। यस। द पॉइजनस मशरूम आर कॉल्ड टोडस्टूल। टोडस्टूल कहाँ लिखा है देखना, एनसीईआरटी में लिखा है। मैम किंगडम फंजाई के पैरा में ही लिखा है, फर्स्ट पैरा, ठीक है। क्या होता है ना, सिर्फ डराने के लिए कुछ ऑप्शन बहुत ही आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आते हैं, इनका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हमारे पास, ठीक है। ये हमारे सिलेबस से कतई बाहर है, राइट। लेकिन यहाँ क्यों डाले हैं? ताकि कंफ्यूज हो जाए, तो जो सिलेबस से होता है उसी से रिलेटेड आता है। अब ये वाला जो है टेक्निकली आउट ऑफ सिलेबस है कि इन्होंने पॉइजनस मशरूम निकाला, लेकिन इन्होंने टोडस्टूल मेंशन किया था। तो व्हाट नीड एक्सपेक्ट इज कि जब वो आपको 3 लेवल के क्वेश्चन डालेगा, एक डालेगा इजी जो आप देख के कर लोगे, एक डालेगा मीडियम। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन होते हैं जो मीडियम लेवल के होते हैं, और इन क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कोई भी सिर्फ रीडिंग करके इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा, जो प्रिपेयर करके जाएगा पेपर वो मीडियम क्वेश्चन कर पाएगा। फिर आते हैं डिफिकल्ट,
डिफिकल्ट वो वाले क्वेश्चन होते हैं जो आपको बहुत एक्स्ट्रा आगे पढ़ना पड़ता है। तो जिसने टोडस्टूल्स को, जब उसको क्यूरियोसिटी हुई जानने के लिए टोडस्टूल कैसा मशरूम है, उसने बुक उठा के देखा, उसमें एक्स्ट्रा पढ़ा, वो ये क्वेश्चन कर पाएगा। तो ये वो कर पाएगा जो एक्स्ट्रा पढ़ता है। ऐसे हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो। अभी मैंने तुमको कल चैप्टर पढ़ाया, तो मैं नहीं मानती तुमको ये आता भी होगा। तो पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा चीज पढ़ना। समझ आई? यो मैम। उनके पीछे एक्स्ट्रा मत पढ़ने जाना, पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना, उसके बाद ही एक्स्ट्रा पढ़ना। स्पेशली कोई चैप्टर परेशान कर रहा है तो। अल्बिगो इज एग्जांपल। माइकोमाइसिटी की एग्जांपल। देखो माइकोमाइसिटी से ये तीसरा क्वेश्चन है ना? यो मैम। बहुत पसंद है। माइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। यो मैम। हीट रस्ट डिजीज करते हैं। नो मैम। कौन सी करते हैं? वेसिडोमाइसिटीज में होती है। हाँ, वीट रस्ट डिसीज इज रस्ट वाली वीट में बेसिडोमाइसिटीज होती है। ये कौन सी करते हैं? मैम मस्टर्ड में होती है ये। हाँ, ये करते हैं मस्टर्ड। देखो ये बहुत क्लोज था। ये करते हैं मस्टर्ड। मस्टर्ड इज सरसों का तेल। सरसों। हाँ, और वीट गेहूं मैम। गेहूं राइट। गेहूं राइट। तो ये गेहूं है जो तुम रोटी खाते हो, मस्टर्ड है। तो मैम इसका साइंटिफिक नेम ओजीवा सेटिवा है। यस, ओराइजा सेटिवा। तो गेहूं, मक्का और मस्टर्ड, इस पे आपको बहुत प्लांट में मिलेंगे। बहुत चीजें मोर्फोलॉजी में आएंगी, एनाटॉमी में आएंगी, इसमें भी आ रही है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिखते चले जाना। यो मैम। मोर्फोलॉजी में बहुत आता है। फाइकोमाइसीड्स के मेंबर है ये। यो मैम। बाय गैबिटेंजियल कॉपुलेशन से होते हैं। मैम गैबिटेंजियल कॉपुलेशन नहीं था, बाहर आते थे, किसी करते थे, वैसे बन जाता था। गैबिटेंजियल कॉपुलेशन ही तो था बेटा। मैम जैसे कि उन्होंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा मतलब। एसेक्सुअल क्यों होगा बेटा? यस मैम सेक्सुअल होगा बेटा मैम। हाँ, बोल। मैम जो किसका जो? सॉरी मैम, मुझे लगा कि आप एस्कोमाइसिटीज में पूछ रहे हो कि उसका एसेक्सुअल नहीं होता। नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। बेटा वर्ड कॉपुलेशन है, सेक्स से रिलेटेड हुआ नहीं। यस मैम। सेक्सुअल स्पोर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? मैम रिपीट करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो भाई क्या हो गया? समझी ना ये सी होगा यार। कौन से पेज नंबर पे? 19। नाम क्या है? 26 नाम क्या है इसका? टोबैको मोज़ाइक वायरस। टोबैको मोज़ाइक वायरस। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल कौन सा होगा इसका? स्ट्रैंडेड आरएनए। हाँ मनीषा बेटा बता। हमने आपने बोला था कि अगर बताना है तो हैंड रेज करना है, तो मैंने आज कर लिया। करी मैडम, आज मैंने कर लिया। आगे नहीं करी। कितनी ऑनेस्ट बच्ची है हमारी। बता मनीषा बेटा, बी बता। कैप्सिड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पहले है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और तो कहीं दिया नहीं है। पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब लंबी चेन, राइबो मतलब राइबोलोज की, न्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड ही तो है ये आरएनए। राइट, ये सही है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू न्यूक्लिक एसिड। कैप्सिड प्रोटेक्शन ही तो देता है न्यूक्लिक एसिड को, ये भी सही है। इन्होंने नाम नहीं लिखा, इन्होंने फंक्शन लिख दिए। तो दिस इज यस मैम, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और है ना। अरे रब्बा, ये तो मुझे कह रहे दिमाग चलाऊं मैं कैसे। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज्ड। मैम जो कैप्सिड है वो मतलब उसको एनवेलप भी बोल सकते हैं कि वो आउटर कवर है। एनवेलप आउटर कवरिंग है।
किसी बैक्टीरिया में, किसी वायरस में होगा, किसी में नहीं होगा। HIV में है, जरूरी नहीं है सब में हो, जैसे कि इसमें नहीं है। ठीक है, तो आउटर कवर इज एनवेलप, होता भी है नहीं भी होता, लेकिन कैप्सिड इज द इनर लेयर जो हर किसी में होती है। इट इज ए कंपल्सरी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, कैप्सिड। ये नहीं होगा तो फिर वो वायरस नहीं, शायद वायरोइड होता, क्योंकि सिर्फ RNA है ना, वायरोइड हो जाता है ना। तो कैप्सिड का मेन काम जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करना है। तो राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी लिखा होता तो DNA की बात हो रही, राइबोन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड है ना, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट RNA। और प्रोटेक्शन टू न्यूक्लिक एसिड तो कैप्सिड देता ही है, तो उन्होंने फंक्शन लिख देते। ठीक है, तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता ना यार, अब ऐसे तो सब बच्चे पेपर कराएंगे, कितनी से डॉक्टरी की सीटें ही नहीं है, तो वो तुम्हें थोड़ा तो डिफिकल्ट करेंगे ना, तो ध्यान से पढ़ना, हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी फीचर आर इनकरेक्ट फॉर लाइकन, गलत ढूंढने लाइकन के बारे में। लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। बेटा मनीषा ने आज हाथ खड़ा करा है, उसे बोलने दो। यो मैम। मनीषा बेटा स्लो ग्रोइंग होते हैं ये, यस मैम। स्लो ग्रोइंग होते हैं ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं है वैसे। बेटा, स्लो ग्रोइंग नहीं होते, अगर देखेगी ना थोड़ी सी भी। अच्छा, सक्सेशन याद है? यस मैम। एक पत्थर ही था, सबसे पहले उसमें लाइकन ही तो आते हैं। यस मैम। स्लो ग्रोइंग नहीं है, स्लो ग्रोइंग होती थी जल्दी नहीं आते, तो स्लो ग्रोइंग तो नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये गलत है। वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। यस मैम। बेटा वाटर की पॉल्यूशन थोड़ी बताते हैं देखो, किसकी लाइक है मैम ये अगर पोल्यूटेड जगह तो नहीं होती है, तो ऐसा भी तो पढ़ा था। एयर पॉल्यूशन, ये लाइकन पानी में उगते हुए, लाइकन पानी में देते हैं, पहाड़ों में ऐसे देख लेते हैं आसपास मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट एरिया में देख लेती है ना, पेड़ों के ऊपर भी लगे होते हैं, पत्थरों के ऊपर भी लगे होते हैं, है ना। जब मैंने हाइड्रोस्फीयर, जब मैंने बताई थी एक्वेटिक सक्सेशन, उसमें तो मैंने लाइकन ने जिक्र किए थे ना, वहां पे हम फाइटोप्लैंक्टन्स की बात कर रहे थे। ये मैंने सेलेक्शन में बताया था। तो वाटर पॉल्यूशन नहीं बता रहे बेटा ये तुझे, ये देखो बताएंगे एयर पॉल्यूशन है। एयर में भी स्पेसिफिकली किसकी पोल्यूशन, SO2। SO2 ज्यादा होगा ना, वहां ये ग्रो नहीं करते। शायद तूने लेट क्लास ज्वाइन किया, ऊपर हमने करा भी है, SO2 पॉल्यूशन इंडिकेटर है ना। ये गलत हुआ होगा जिसने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, वाटर लिख रहे हैं यहाँ गलती होगी अभी, है ना। राइट, प्रीडोमिनेंट फाइकोबायोन, फाइको का मतलब होता है प्लांट। तो देखो लाइका इज एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड प्लांट, तो फंगाई कंपोनेंट को अपन, एल्गाई कंपोनेंट को अपन बोलते हैं फाइकोबायोन, और फंगाई कंपोनेंट को माइक्रोबायोन। माइक्रोबायोन, यस ठीक है जी, ये नाम पूछ लेते हैं। तो फाइको कंपोनेंट ग्रीन एल्गी है, ये सही है। ऑटोट्रॉफिक पार्टनर में भी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक, ऑटोट्रॉफिक पार्टनर प्रोक्रियोटिक भी हो सकता है यार, राइट। प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक भी हो सकता है, इसका ऑटोट्रॉफिक पार्टनर जो होता है, ठीक है। बैक्टीरियल एसोसिएशन भी इसमें आ जाती है। बहुत तरीके के एल्गा है, तुमने बहुत कम पढ़ा है, तो इसको याद रख लेना कि ऑटोट्रॉफिक पार्टनर जो इसका होता है, यानी कि एल्गी प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक दोनों सेल वाली एग्जिस्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसके बीच में। बस इसको इस तरीके से याद रखना, किसी टाइम पे बैक्टीरिया को, प्लांट को एक साथ रखा जाता था, यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक सेल्स को भी एक साथ रख देते थे, ठीक है। तब एल्गी को ऐसे प्रोक्रियोटिक ट्रीट किया जाता था, फिर उसको उठा के प्लांट किंगडम में रखा गया, इसलिए प्रोक्रियोटिक को भी हम कह देते हैं कि जो एल्गी है वो प्रोक्रियोटिक भी है और यूक्रियोटिक भी है, ठीक है। तो वहां से ये लाइन आई है, वियर्ड लाइन है पर ऐसा माना गया क्लासिफिकेशन में पीछे। मेजर फंगल पार्टनर इज क्लब फंजाई, क्लब फंजाई इसका मेजर फंगल पार्टिकल होता है, पढ़ा कहीं ऐसा? क्लब फंजाई किसका है दूसरा नाम? नहीं मिला, चलो है नहीं है ये इसमें, कोई ना, आराम से ढूंढ लेना, फंगा फंगा में लिखा हुआ है। तो मुझे क्या ढूंढना था? इनकरेक्ट ढूंढना था, मैं तो भूल जाती हूँ क्वेश्चन करते क्या ढूंढना था, तो मैं तो पहले देख लेती हूँ। इनकरेक्ट है मेरा बी ऑप्शन, ठीक है, हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी एंड ए एंड सी एंड ई, सॉरी बी ऑप्शन। हाँ ठीक, राइट। यो मैम। एक ही मिनट रह गए, 3 ही क्वेश्चन रह गए, वेरी गुड, हो गया फिर भी धीरे धीरे करते हुए हैं। यो मैम। तो 3 क्वेश्चन है ये, तो मैं तुम्हें कल करा दूंगी, और उसके साथ फिर हम लोग एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे, ओके।